तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल A to Z क्लास। तो पिछली क्लास में हमने इसका पहला पार्ट किया था और आज हम ब्रिटिश ताज शासन पर अधिनियम यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है ना, इसका पार्ट 2 है आज। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके उस पहले पार्ट को देख लें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का 1858 से लिख करेंगे। हमने 1773 से रोल एक्ट, वो जो रेगुलिंग एक्ट आया था सबसे पहले, उससे लेकर हमने 1853 तक, आखिरी अधिनियम 1853 तक हमने कर लिया था। और अब हम करेंगे 1858। जब 1857 का जो क्रांति विद्रोह हुआ था ना, जिसके कारण ब्रिटिश ताज ने क्या किया कि अब कंपनी के शासन को, क्या भारत में कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और अब भारत पर जो शासन होगा वो डायरेक्ट क्राउन का होगा। किसका? क्राउन का होगा। इसीलिए गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया गया और वाइस राय कर दिया गया। ठीक है ना, वाइस राय कर दिया गया। यानी वाइस राय का अर्थ क्या होता है? तो वाइस राय का अर्थ होता है वॉइस ऑफ रॉयल। ठीक है ना, वॉइस ऑफ रॉयल, वॉइस ऑफ रॉयल यानी कि रॉयल की आवाज़। ठीक है ना, इसलिए वायसराय कर दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1858 जो आया एक्ट, उसके तहत क्या कर दिया गया? जो शासन है ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा था। अब गवर्नर जनरल जो पद खत्म कर दिया गया, अब क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और जो सबसे पहले वायसराय थे भारत के, ये थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर कहा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भारत के तो लॉर्ड कैनिंग हैं। भारत का प्रथम वायसराय बना था। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब एक और पद आ गया भारत के राज्य सचिव का। क्या? राज्य सचिव का पद को सृजन किया गया। ठीक है, अब जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित होगी। अब जो राज्य सचिव होगा उस पर जो भारत का प्रशासन पर पूरी शक्ति नियंत्रित होगी। और उसी की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब जैसे कि ये परिषद थी जिसमें पहले क्या 4 सदस्य रहा करते थे और गवर्नर जनरल उसके ऊपर रहा करता था। तो इसको अब गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया है? एक परिषद लाई गई जिसके तहत अब टोटल 15 सदस्य इसमें होंगे। ठीक है, अब और एक सचिव होगा। अब ये जो क्या करेगा? रूल करेगा पूरे भारत के ऊपर, प्रशासन नियंत्रण इसी का होगा। किसका? सचिव का। ठीक है, और वायसराय क्या एक पद दे दिया गया है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है ना वायसराय, सारी ताकत किसके? राज्य सचिव के अंदर में ही होगी। और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और उसी की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। सबसे इम्पोर्टेंट था ना कि एक परिषद थी जिसमें सदस्य क्या करते थे? कोई भी अपने भारत देश में कानून बनाना हो तो यही सब परिषद क्या करते थे? निर्णय लिया करते थे, ये कानून बनेगा, ये कानून बनेगा। तो इसी परिषद में प्रथम बार भारतीयों को भी शामिल किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट वो बन जाता है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत भारतीयों को पहली बार अपने ही देश में कानून बनाने की परिषदा में शामिल किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायक शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी कि मद्रास और जो आपका मद्रास और बम्बई है, इसको वापस विधायक शक्ति प्रदान कर दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया।
इसने क्या किया, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता था। जो अधिकतम कितना, 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब उसके बाद क्या आया, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1861 में बस दो बातें थी। पहला क्या, जो कानून बनाने थे उस परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायक शक्ति प्रदान कर दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता था। अब आया भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1892 के मध्य से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब 1892 में क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो विधान परिषद थी, ठीक है ना, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों पर जगह पर, इसमें जो क्या सरकारी यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी वो तो थे ही, इसमें जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी भारतीयों को भी यहाँ पर क्या अब संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, यहाँ पर भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अब यहाँ पर जब भारतीय शामिल हो गए हैं, यहाँ पर शामिल हो गए हैं, तो जो बजट पर बहस कर सकते हैं। अब सिंपल सा बात है कि ये जो किस पर शासन कर रहे हैं, भारत पर, और भारत का बजट अगर तैयार करेंगे तो ये जो भारतीय लोग हैं ये उसके ऊपर बहस भी कर सकते हैं अब, और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पर किंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस अधिनियम क्या थी, तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना और इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909 का पार्लियामेंटो सुधार। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इससे बिल्कुल ही भारत में बहुत सारे चेंजेस आए। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया भारतीयों को। इसके तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। वायसराय के कार्यकारी परिषद में, जो वायसराय का जो कार्यकारी परिषद था उसमें पहली बार शामिल किया गया, और प्रथम कौन थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान शक्तियों को बढ़ा दिया। क्या किया, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानीय शक्तियों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों को विवेचना करने, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों को विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। आपको पता होगा कि जो 1861 में जो पारित 1861 में भारतीयों को शामिल किया गया था, मगर 1800 क्या आया था, 1892 क्या 1892 में आपका इन्हें प्रश्न पूछने का पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, जो पार्लियामेंटो के सुधार में मिल गया था पूरक प्रश्न पूछने का। उसके बाद पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया, और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक पद्धति का प्रावधान किया गया था।
यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमानों द्वारा चुना जाएगा, यानी कि एक धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया था। सांप्रदायिक के आधार पर सबसे पहले किया था पार्लियामेंटो सुधार ने अपने, इसको कहा जाता है सांप्रदायिक के तहत ये सुधार किया गया था, यानी कि धर्म के प्रति इसने बांट दिया था का प्रावधान किया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 को, इसे मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधारक भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार क्या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। यानी कि इसमें होता था कि अब मुसलमान लोग हैं तो मुसलमान को वोट देकर एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है और ये कैंडिडेट जाएगा विधान परिषद में अपने लोगों के लिए कानून बना सकता है। सांप्रदायिकता के आधार पर क्या करना, बंटवारा कर देना। सबसे पहले पार्लियामेंटो सुधार में किया गया था और इसे और बढ़ाया गया था चेम्सफोर्ड ने। किसने? मार्टेंगो चेम्सफोर्ड ने और बढ़ा दिया गया था। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। क्या? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, ठीक है, की स्थापना की गई। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। अगला है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। तो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो देखो, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 एक्ट के तहत ही, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का व्यवस्था किया गया। उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत इस आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद या इस अधिनियम के समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब आया भारत शासन अधिनियम 1935। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघात्मक सरकार की जो स्थापना की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाखा पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारत में मुद्रा एवं शाखा पर नियंत्रित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया।
तो इस अधिनियम के द्वारा वर्ष वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। हाँ, ये भी ध्यान करिएगा। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी और इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। अब ये जो लास्ट है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। संप्रभु मतलब होता है इसके ऊपर अब किसी की संप्रभुता यानी अधिकार नहीं है, यह स्वतंत्र हो चुका है। इसने वायसराय का पद को समाप्त कर दो डेमोनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, जिसमें वो भारत ने तो माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल बना लिया था, जबकि पाकिस्तान ने किसे, जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल बनाया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से सम्राट का भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। एक बार और इसे हम देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निवारण प्रणाली का विस्तार करते हुए दलितों, जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ और इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और इसने वायसराय का पद को समाप्त कर दोनों डेमोनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी 1892 में। तो सबसे पहले जो कि परिषद में भारतीयों को बुलाया मतलब कि शामिल किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, मगर बजट पर बहस कर सकते थे 1892 के तहत और 6 दिन पूर्व नोटिस के थ्रू जवाब भी मांग सकते थे, मगर पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। पूरक प्रश्न करने के लिए आया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया था और इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो की गई थी मार्लेमेंटो सुधार के तहत की गई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो मार्लेमेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निवारण मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत की गई थी, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है।
तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरियस गोवेयर थे और अगला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन का एक नया अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? तो केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट। अगला है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, समाप्त नहीं, तो ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब इसमें कौन सा सही है ये देखना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये तो 1909 के एक्ट के तहत पार्लियामेंटों के तहत ही हो गया था। केंद्रों द्वारा प्रांतों में विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, तो केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मार्टेंगो एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों को सौंप दिया गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदायित निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो वह 1919 एक्ट के अधिनियम के तहत ही किया गया था और 1919 में यह अधिनियम न केवल जारी रहा बल्कि सिखों, यूरोपियन, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडिया के लिए भी विस्तार किया गया। अगला है, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तृत और स्थापित किया गया था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई।
ऊपरी सदन को राज्य पारिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। प्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित, 40 मनोनीत और जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। यह 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य पारिषद में 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले से 143 कर दी गई। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये 1919। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 एक्ट लाया था। 1919 के मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें से केवल सिर्फ 2 सही है, ठीक है ना। तो मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिव्यक्त भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं के लिए मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आरक्षित नहीं था। इस प्रकार कथन एक ही सही है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। क्या ये सही है? हाँ, तो 1 और 2 दोनों ठीक है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, ये भी ठीक है, जो भारत में होनी थी। और 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगिक परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों के लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रहती थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हो गई थी और पहले इलाहाबाद में, फिर बाद में दिल्ली में हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई थी और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों की प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1919 एक्ट के तहत 1926 और 1945 A और C हुआ था। हाँ, तो प्रश्नगत वर्ष कौन सा हुआ? 1926 और 1945 को केंद्रीय विधानसभाओं चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किए गए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिकाओं का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिकाओं का अंतिम निर्वाचन जो 1945 में किया गया था।
राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है किससे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो राष्ट्रपति को की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1945 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है जो कि 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया है और इस अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था और इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्ति का विभाजन किस में उल्लेखित है? तो यह है आपका केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। किसमें? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची का विषय का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था कि जो प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों और चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो जा सकी और 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अगला है, एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से नहीं थी। तो नहीं क्या क्या थी? ठीक है ना, उसमें से क्या क्या थी? ये सबसे पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो ठीक था। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी ठीक था। इसमें प्रांतीय स्तर का द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया, ये नहीं था। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। भारत 1935 अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? तो अखिल भारतीय 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में है ये। निम्नलिखित में से किसे एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की? तो संघीय शासन व्यवस्था की थी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियों किसको दी गई हैं? तो संघ 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। किसे? गवर्नर जनरल को दी गई थी। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो 1935 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि ये है। एक संघ की योजना पर विचार है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवचित किया जाना है, ये है। देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं है। ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। करीब 250 अनुच्छेद तो इसी एक्ट से लिए गए हैं। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम की मुख्य उपबंध इस प्रकार है। संघात्मक सरकार की स्थापना ठीक है। केंद्र में दैध्य शासन की व्यवस्था, ये भी ठीक है। प्रांत में दैध्य शासन की को समाप्त कर देना, ये भी ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना करना, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना करना, ये सभी ठीक है। किस निम्नलिखित में से किस अधिनियमों में से किस अधिनियम में फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 के तहत वर्मा अलग हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा भारत से अलग किया गया था और सिंध और पंजाब दो नए प्रांत का स्थापना किया गया था।